हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे चैनल BTUP स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। जो आपका यहाँ पे टेस्ट सीरीज चल रहा था वो लगातार टेस्ट है। दोस्त, आप आज का भौतिक विज्ञान फिजिक्स का यहाँ पे टेस्ट है, जिसमें आपको टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर दोस्त इन 10 क्वेश्चनों में से आपको 8 क्वेश्चन आ रहा है तो समझ लीजिए दोस्त, आपकी तैयारी है वो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। तो क्या करना है दोस्त, जैसे मैं आपको क्वेश्चन पूछूं तो आपको क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करना है। और जैसे ही दोस्त यहाँ पे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में दोस्त आपको जाना है और 10 में से कितने क्वेश्चन को यहाँ पे आप सॉल्व कर पाए हैं वो हमें आपको कमेंट करके बताना है। और दोस्त आपको बता दें, इस टेस्ट के माध्यम से इसमें हम बहुत से ऐसे पॉइंट को बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए दोस्त आपको करना क्या है, कॉपी और पेन लेकर बैठना है, जिससे मैं आपको पॉइंट जो बताऊं आप नोट करते चलिए, जिससे आगे आपको बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। तो चलते हैं दोस्त, यहाँ पे आज का टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। और जितने पे यहाँ पे नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उन सभी दोस्त अपना चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, जिससे दोस्त इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन उनके पास मिलती रहे। तो आज का टेस्ट सीरीज दोस्त यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान से देखिए और क्वेश्चन पढ़ के दोस्त आंसर को बताइए। पहला क्वेश्चन है, किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उत्पन्न होता है। तो दो वस्तुओं को जब आप रगड़ेंगे तो उसमें से क्या उत्पन्न होगा, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। जिसमें दोस्त आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, आवेश, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से दोस्त आप कमेंट बॉक्स में जाइए और आंसर को बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो आशा करते हैं दोस्त आप सभी लोगों ने हमें कमेंट बॉक्स में आंसर को बता दिया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो उसमें से क्या उत्पन्न होगा, आवेश। क्या उत्पन्न होगा दोस्त, आवेश, चार्ज उत्पन्न होगा। ए दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे ए को आंसर बताया है उनका दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अब दोस्त यहाँ पे इससे रिलेटेड, आवेश से रिलेटेड, चार्ज से रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट को आप बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा। पहला पॉइंट यहाँ पे बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। तो पहला पॉइंट है दोस्त, जब हम किसी अगर दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो उस पर क्या है, इस पे आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो उस पे जो आवेश उत्पन्न होता है तो वो क्या होता है, विपरीत आवेश उत्पन्न होता है, जिसकी दोनों पे मात्राएं क्या होती हैं, आवेश की मात्राएं एक दूसरे पे समान होती हैं दोनों वस्तुओं में। ठीक है, अब दोस्त यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम दो वस्तु को आपस में रगड़ेंगे तो एक पे क्या होगा, एक पे आपका धनावेश होगा और एक पे आपका ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट हुआ। बात करते हैं तीसरा पॉइंट पे कि इसकी जो संरचना, अर्थात इसको सबसे पहले बताया किसने, कि अगर हम दो यहाँ पे नामकरण, जिसे हम कहेंगे नामकरण, कि इसका नामकरण किसने किया, कि अगर हम दो वस्तुओं को एक साथ आपस में रगड़ते हैं तो उसमें क्या है, एक पे धनावेश होता है और एक पे ऋण आवेश होता है। तो एक तो दोस्त आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन से हमने बताया कि जब आप दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो एक पे क्या होगा, आपका धनावेश उत्पन्न होगा और एक पे आपका ऋण आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट इन्होंने बताया। अब बात करते हैं दोस्त इसके अगले पॉइंट की, चौथे पॉइंट की ओर बात करते हैं यहाँ पे। तो चौथा पॉइंट है दोस्त, ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट था दोस्त, विद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्त, ये आपका आवेश संरक्षण का नियम है। ठीक है, ये क्या है दोस्त, आवेश संरक्षण का नियम है। दोस्त अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे, पांचवें पॉइंट की ओर। तो पांचवा पॉइंट है आवेश का एसआई मात्रक। तो आवेश का जो आपका एसआई मात्रक होता है वो आपका कूलाम होता है। क्या होता है दोस्त, आपका आवेश का जो एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट होता है, वो आपका कूलाम होता है। तो जितने पॉइंट दोस्त बता रहे हैं सभी आप कॉपी पे नोट डाउन करिएगा और रिवीजन करते रहिएगा दोस्त, ताकि आपको ये आपका जो पॉइंट है वो आपके यहाँ पे तैयार रहें। इस पॉइंट से भी दोस्त आपको क्वेश्चन बनने की पूरी चांसेस हैं। तो इसलिए दोस्त
जितने आपको पॉइंट यहाँ पे कवर कराने हैं सभी दोस्त एक बार अच्छी तरीके से रीड करिएगा। चलते हैं दोस्त यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर। इसका तो दोस्त आपका जो करेक्ट आंसर था वो आपका ए था। जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे ए को आंसर बताया था उनका दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्त यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर को बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है दोस्त, अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश का क्या नहीं बदलता। ठीक है, तो क्या बदलता है क्या नहीं बदलता, जल्दी से दोस्त आप चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए और आंसर को बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर दोस्त आप इंटर पढ़े होंगे, इंटरमीडिएट में आप अच्छी तरीके से पढ़े होंगे, तो इन सभी जितने सवाल आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं 10 क्वेश्चन आपको बहुत दोस्त करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 10 में से आप 10 भी यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका दोस्त बात करते हैं इसका आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी है। अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश का आवृत्ति नहीं बदलता। क्या दोस्त, आवृत्ति नहीं बदलता। जबकि अगर बात करें यहाँ पे चाल, तो इसकी जो चाल है वो आपकी क्या होती हैं, बदल जाती है। चाल बदल जाती हैं। तरंगदैर्घ्य की बात करें तो वो भी दोस्त आपकी बदल जाती हैं। आयाम, ऊर्जा, तीव्रता, कला, जितने भी दोस्त पॉइंट बता रहे हैं सभी ये क्या हैं, आपकी बदल जाती हैं। लेकिन दोस्त जो आपकी आवृत्ति होती है वो आपका नहीं बदलता है। अब बात करते हैं दोस्त, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट बताएंगे आपको। किससे, आवृत्ति, अपवर्तन, ठीक है, रिफ्रैक्शन से रिलेटेड आपको बहुत चीज़ें इसमें बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक एक पॉइंट को दोस्त आप ध्यान से समझिएगा। बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 पे। तो दोस्त पहला पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये नियम दोस्त आप सभी को पता होगा। बात करते हैं दोस्त यहाँ पे दूसरे पॉइंट की ओर। तो दूसरा पॉइंट है, अपवर्तन के कारण प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में भिन्न भिन्न होना। ठीक है, तो क्या होता है दोस्त, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, कोई अगर सघन माध्यम है, कोई विरल माध्यम है। ठीक है, यहाँ बात करते हैं कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक या वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जैसे जैसे दोस्त क्या होगा, यहाँ पे आपका माध्यम चेंज होगा तो उसका जो अपवर्तन चाल है, प्रकाश की चाल है, वो भी क्या होगा, वहाँ पे चेंज होता जाएगा। इसलिए दूसरे पॉइंट को आप याद रखिए। बात करते हैं दोस्त यहाँ पे तीसरे पॉइंट की ओर। तो तीसरा पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा, तीसरा और चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। तीसरा पॉइंट है दोस्त यहाँ पे, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल घट जाती है और वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगर दोस्त यहाँ पे बात करें, मैंने यहाँ पे बनाया, ये आपका क्या है, एक आपतित किरण है। ठीक है, ये क्या है दोस्त, आपका एक आपतित किरण है। ये आपका अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये झुका हुआ कोण जो, ठीक है, ये क्या है, ये आपका विरल माध्यम है। क्या है दोस्त, ये विरल माध्यम है, ये आपका सघन माध्यम है। ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम, जब आपका विरल, जब प्रकाश आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो उसकी जो चाल होगी, प्रकाश की जो चाल होगी वह क्या होगी, घट जाएगी और अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब दोस्त बात करते हैं, यही अगर जो प्रकाश है हमारा, वो हमारा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो क्या होगा। तो इसके लिए दोस्त चौथे पॉइंट पे यहाँ पे बात करते हैं। चौथा पॉइंट है, अगर हमारा जो प्रकाश है वो हमारा विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो दोस्त ये प्रकाश है। ठीक है, ये आपका क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। तो ये दोस्त चौथे पॉइंट पे यहाँ पे बात करते हैं। चौथा पॉइंट था दोस्त यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये आपका क्या है, ये आपका आपतित किरण हो गया। यही मैंने बताया कि ये आपका सघन माध्यम है और ये आपका क्या है, ये आपका विरल माध्यम है। ठीक है, ये आपका सघन माध्यम है और ये आपका विरल माध्यम है। यही क्या है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी जो चाल होती है वो बढ़ जाती है और अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या है, अभिलंब से दूर हट जाती है। यहाँ पे दोस्त आप देख सकते हैं, जो आपका अभिलंब से यहाँ पे दूर हो जाती है तो इतना आपका एंगल बताता है। ठीक है, अब दोस्त यहाँ पे चारों आपको पॉइंट यहाँ पे क्लियर करा दिए। तो आशा करते हैं सभी पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर था वो आपका डी था। जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे डी को आंसर बताया था उनका दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्त यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त,
त्वरण का मान बढ़ाने पर सरल लोलक के आवर्त का मान क्या होगा। तो जिससे में दोस्त जल्दी से आप चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए और हमें बताइए जल्दी से कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्त बात करते हैं यहाँ पे इसकी करेक्ट आंसर की। तो ए दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगर आप त्वरण का मान बढ़ाएंगे तो सरल लोलक का जो आवर्तकाल आपका टी होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी घट जाती है। कैसे घटती है दोस्त इसके बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे सरल लोलक से। तो अगर आपका सरल लोलक से कोई भी क्वेश्चन आएगा एंट्रेंस एग्जाम में तो आपका छूटेगा नहीं। तो यहाँ पे बात करते हैं हम कि कैसे इसका मान घट जाएगा। तो आपने दोस्त यहाँ पे पढ़ा होगा कि जो आपका सरल लोलक के आवर्तकाल का फार्मूला होता है T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में L अपान में G। ये क्या है दोस्त, ये आपका सरल लोलक के आवर्तकाल का फार्मूला है। अगर दोस्त बात करते हैं यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, इसकी जो अगर त्वरण का मान बढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसके जो सरल लोलक का आवर्तकाल T है उसका जो मान है वो आपका क्या है, घट जाएगा। अगर हम यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण जो आपका G है, ये गुरुत्वीय त्वरण G का अगर हम वैल्यू को मान को बढ़ाते हैं तो इस जो T दिख रहा है आपका आवर्तकाल, इसका मान क्या है दोस्त आपका घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे G की मान बढ़ाएंगे तो ये आपका T का मान घटता चला जाएगा। ये आपका जो T है ये आपका क्या है दोस्त, आवर्तकाल है। L क्या है दोस्त, यहाँ पे L आपका प्रभावी लंबाई है। क्या है दोस्त, प्रभावी लंबाई है। और G आपका गुरुत्वीय त्वरण है। अब दोस्त यहाँ पे बात करते हैं अगले कुछ पॉइंटों की जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सरल लोलक से। तो पहले पॉइंट पे दोस्त यहाँ पे बात करते हैं सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड का होता है। कितना दोस्त, सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड का होता है। दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं यहाँ पे, दूसरा पॉइंट है दोस्त यहाँ पे सेकेंड लोलक की प्रभावी लंबाई 0.998 मीटर या लगभग 1 मीटर होती है। कितना दोस्त, 0.998 मीटर या आपका 1 मीटर होता है। किसका, मैंने आपको बताया सेकंड लोलक की प्रभावी लंबाई। अगर आपको क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में ऑप्शन में आ रहा है कि आप सेकंड लोलक की प्रभावी लंबाई को बताइए कि उसकी लंबाई क्या होगी, तो उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे सभी पॉइंट आपको क्लियर कराऊंगा। उसकी जो प्रभावी लंबाई है अगर आपको ऑप्शन में दे रखा है 0.998 मीटर तो उसको आप टिक करेंगे। अगर नहीं है दोस्त वहाँ पे 1 मीटर भी आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर दोस्त यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अगर आपको इन दोनों ऑप्शनों दोनों मिले वहाँ पे तो आपको जो ऑप्शन लगाना है वो आपको फर्स्ट वाला लगाना है, 0.998 मीटर आपका करेक्ट होगा। अगले दोस्त यहाँ पे पॉइंट की बात करते हैं आवृत्ति। ठीक है, इसका यहाँ पे मैंने आपको प्रभावी लंबाई अभी बताया। अब बात करते हैं यहाँ पे आवृत्ति की। तो सेकेंड लोलक की आवृत्ति जो होती है वो कितना होती है, 1/2 हर्ट्ज। कितना होती है दोस्त, यहाँ पे 1/2 हर्ट्ज होती है यहाँ पे जो आपकी इसकी किसकी दोस्त, यहाँ पे सेकेंड लोलक की जो आपकी आवृत्ति होती है। ठीक है, अब दोस्त यहाँ पे बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट है दोस्त यहाँ पे चौथा पॉइंट है, ध्यान से देखिए। चौथा पॉइंट है अनंत प्रभावी लंबाई वाले सरल लोलक का आवर्तकाल 84.6 मिनट होता है। कितना दोस्त, 84.6 मिनट होता है अनंत प्रभावी लंबाई वाले सरल लोलक का आवर्तकाल। ठीक है, ये आपका है अनंत प्रभावी लंबाई वाले सरल लोलक का आवर्तकाल है जो कि आपका 84.6 मिनट होता है। तो जितने दोस्त पॉइंट बताए हैं आप सभी लोग पॉइंट को नोट करिएगा और अच्छे से समय समय पे रीड करते रहिएगा। इसका दोस्त जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ए है। जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे ए को आंसर बताया था उनका दोस्त यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। और दोस्त जितने भी यहाँ पे नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह का दोस्त लगातार आपको क्लासेस का वीडियो और जितने भी आपको पॉलिटेक्निक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, वो चाहे दोस्त आपका एंट्रेंस एग्जाम से हो, रिजल्ट से हो, एडमिट कार्ड से हो या आपका काउंसलिंग से हो, कैसे आपको एडमिशन लेना है, सभी प्रोसेस के बारे में दोस्त आपको सबसे पहले इसी चैनल पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसलिए दोस्त चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलते हैं दोस्त यहाँ पे अगले टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त, दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है, जिसमें दोस्त आपको 4 ऑप्शन है। जल्दी से ऑप्शन को पढ़िए और कमेंट बॉक्स में हमें आंसर को बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो आशा करते हैं दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग बिल्कुल ही करेक्ट दिए होंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दो वस्तुओं में ऊष्मा का जो प्रवाह है वो आपका उसके तापांतर पर निर्भर करता है। किस पे दोस्त? तापांतर पर निर्भर करता है। बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। दोस्त यहाँ पे बात करेंगे कि जब आपका ऊष्मा का प्रवाह कब होगा, उसके तापांतर पर निर्भर करता है। यदि दोनों वस्तुओं का ताप समान है तो आपका ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा। आपका जो वस्तुओं का जो तापमान होना चाहिए वो आपका समान नहीं होना चाहिए। समान होगा दोस्त तो वहाँ पे आपका जो ऊष्मा का प्रवाह होगा वो आपका नहीं होगा। अगर दोस्त यहाँ पे बात करते हैं ऊष्मा गतिका का द्वितीय नियम, जो ऊष्मा होती है वो आपकी सदैव उच्च तापक्रम की वस्तु से निम्न तापक्रम की वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ये आपका क्या है? थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ। ठीक है, ये क्या कहता है दोस्त? ये आपका कहता है कि ऊष्मा जो है वो आपका सदैव उच्च ताप से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो प्रवाहित होता है। ठीक है, अगला दोस्त यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट है, पहला पॉइंट यहाँ पे ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम ऊष्मा प्रवाहित होने की दिशा को बताता है। अर्थात वह कैसे बताता है कि वो आपका हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर या लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर, इसकी वो आपकी दिशा को वहाँ पे बताता है। दूसरे पॉइंट पे दोस्त यहाँ पे बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट है ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम को उत्क्रम ताप का नियम भी कहते हैं। किसका दोस्त? ऊष्मा गतिकी को जो सेकेंड लॉ है आपका उसे हम उत्क्रम ताप का नियम भी कहते हैं। तीसरे पॉइंट की ओर बात करते हैं यहाँ पे तो तीसरा पॉइंट है दोस्त यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। ऊष्मा इंजन, हीट इंजन जो होता है वो आपका केल्विन प्लांक नियम पर आधारित होता है। किस पे दोस्त? केल्विन प्लांक नियम पे आधारित होता है, जो कि आपका ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम के ही समान होता है। ठीक है, अगले दोस्त यहाँ पे बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर। यहाँ बात करते हैं दोस्त रेफ्रिजरेटर की। तो रेफ्रिजरेटर जो आपका है वो आपका क्लासियस नियम, किस पे दोस्त? क्लासियस नियम पे आधारित होता है। ये भी आपके थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड नियम के अनुसार ही है। दोस्त यहाँ पे सभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट बता दिए। एक पॉइंट और देख लीजिए आप। क्लासियस के कथन के अनुसार बिना बाह्य ऊर्जा स्रोत की सहायता से ऊष्मा को ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु तक पहुंचाया नहीं जा सकता। ठीक है, किसने कहा था दोस्त? ये आपके क्लासियस साहब ने कहा था। तो इतने दोस्त जितने आपको पॉइंट बताए हैं सभी पॉइंट आप क्या करिएगा, एक बार फिर से आप रीड करिएगा, वीडियो को बैक जाइएगा। जब आप वीडियो को एंड कर लेंगे तो फिर से एक बार सुनिएगा, ताकि दोस्त अधिक बार सुनने से आपको कंठस्थ हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं दोस्त यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर। इसका दोस्त जो आपका करेक्ट आंसर था वो आपका बी था। जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे बी को आंसर बताया था उनका दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्त यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है? तो कौन से दर्पण का दोस्त यहाँ पे दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्त इसका राइट आंसर जो है वो आपका बी है। बी है। जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे बी को आंसर बताया है उनका दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है। इसलिए दोस्त आपने देखा होगा सभी वाहनों के जो चालक में जो आपका अगर वाहन जो भी चालक वाहन चला रहा है तो उसके बगल में एक उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जिससे क्या होता है दोस्त, आपने देखा होगा कि पीछे की जो आने वाली सभी जो वाहन हैं उसमें क्या है वो आपका आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बना सके। ठीक है, इसलिए दोस्त वो आपके पीछे वहाँ पे लगा होता है बगल में। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं उत्तल दर्पण से रिलेटेड। तो पहला पॉइंट ये देखिएगा, उत्तल दर्पण द्वारा सदैव आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है दोस्त? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है और सदैव आभासी बनता है। ये आपका उत्तल दर्पण द्वारा। दूसरे दोस्त यहाँ पे बात करते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। तो उत्तल दर्पण बहुत बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब बहुत छोटे में बना देता है। ठीक है, बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब बहुत ही छोटे में बना देता है। ये आपका जो है वो आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं यहाँ पे समतल दर्पण। समतल दर्पण की दृष्टि क्षेत्र संकीर्ण होती हैं। कैसा होती है दोस्त? ये आपका नैरो होती है, संकीर्ण होती हैं। जो आपकी समतल दर्पण की दृष्टि होती हैं, जो आपकी समतल दर्पण की दृष्टि क्षेत्र होती हैं ये आपकी संकीर्ण होती हैं, नैरो होती हैं।
तो जितने पॉइंट दोस्त बताएं सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं दोस्त यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, वह कौन सी तरंग है जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो जल्दी से दोस्त आप आंसर को बताइए कमेंट करके कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी है, अनुप्रस्थ तरंग इसका आंसर है। अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के जो कण संचरण की दिशा के लंबवत होता है। जो कण तरंग के संचरण की गति के दिशा के जो क्या होता है दोस्त, लंबवत होता है। जब माध्यम के कण, ध्यान से समझिएगा, जब माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो इस प्रकार की जो तरंगे होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। फिर से आप सुन लीजिए, अनुप्रस्थ तरंगों का डिफिनीशन यहाँ पे, जब माध्यम के कण जब माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो इस प्रकार की जो तरंगे होती है उन्हें हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। अब दोस्त यहाँ पे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटे की। तो पहला यहाँ पे बात करते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे शीर्ष तथा गर्त के रूप में संचरित होती हैं। किसमें दोस्त, शीर्ष तथा गर्त के रूप में संचरित होती हैं। दूसरे दोस्त यहाँ पे पॉइंट पे बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट है, अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोसों तथा द्रव के ऊपरी सतह पर ही प्रयोग की जा सकती हैं। जो आपका दूसरा पॉइंट है वो है, अनुप्रस्थ तरंगों केवल ठोसों व द्रवों के ऊपरी सतह पर ही प्रयोग की जा सकती है। दोस्त यहाँ पे एग्जांपल द्वारा मैं बता रहा हूँ, अगर दोस्त आप पानी में पत्थर को यहाँ पे फेंकेंगे तो उसमें क्या होगा, एक आपका वहाँ पे तरंग उत्पन्न होगा जिसे हम वहाँ पे अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। वो दोस्त आपको बीच में दिखाई नहीं देती, वो आपका बीच में उत्पन्न नहीं की जा सकती। इसलिए क्या होता है, ठोस और द्रव के ऊपरी सतह पर ये जो तरंगे हैं वो आपका केवल ऊपरी सतह पर ही उत्पन्न की जा सकती हैं। तीसरे पॉइंट पर दोस्त यहाँ पे बात करते हैं। तो तीसरा पॉइंट है, अनुप्रस्थ तरंगों में दो क्रमागत श्रृंगों या गर्तों की बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं, जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट है यहाँ पे, अनुदैर्घ्य तरंगों में दो क्रमागत संपीड़न या विरलन के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं, जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो इन चारों पॉइंटों को दोस्त आप नोट करिएगा और अच्छे से रीड करिएगा। तो इसका दोस्त जो आपका करेक्ट आंसर था वो आपका बी था, अनुप्रस्थ तरंगे इसका आंसर था। जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे बी को आंसर बताया था उनका दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्त यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान से देखिएगा, उष्मा विकिरण की चाल होती है, जिसमें दोस्त आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। जल्दी से ऑप्शन देखिए और हमें आंसर करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए है। क्या है दोस्त, ए है, प्रकाश की चाल के बराबर होती है। जो आपकी उष्मी विकिरण की जो चाल होती है वो आपकी प्रकाश के चाल की बराबर होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्त, ये आप सभी को पता होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका क्या है, प्रकाश की चाल। अगर हम उष्मी विकिरण की चाल की बात करें तो उष्मी विकिरण की चाल भी आपकी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगी। उष्मी विकिरण जिस माध्यम में चलती है उसे गर्म नहीं करती हैं। ठीक है, पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। पहली पॉइंट है कि उष्मी विकिरण आपका जिस माध्यम में चलती हैं उसे गर्म नहीं करती हैं। दूसरे पॉइंट पे दोस्त बात करते हैं यहाँ पे, तो उष्मी विकिरण विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। कैसी होती हैं दोस्त, विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। तीसरे पॉइंट पे यहाँ पे बात करते हैं, एक एक पॉइंट आप देखिएगा अच्छी तरीके से। तीसरा पॉइंट है, सभी गर्म पिंड चाहे वे ठोस, द्रव अथवा गैस हो, उष्मी विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। वो आपका सभी गैसें, वो आपका गर्म पिंड चाहे जो हो, ठोस, द्रव, गैस, वो आपका क्या है, सभी आपका उष्मी विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। अगले दोस्त यहाँ पे पॉइंट पे बात करते हैं। अगला पॉइंट, विकिरण ऊर्जा का मार्ग सरल होता है। क्या होता है दोस्त, विकिरण ऊर्जा का मार्ग सरल होता है, जबकि चालन और संवहन की बात करें तो उसमें जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो आपका टेढ़ा मेढ़ा होता है। कैसा दोस्त, उसके जो मार्ग होता है, उष्मा स्थानांतरण का मार्ग होता है वो आपका
टेढ़ा मेढ़ा भी होता है। ठीक है, अगला दोस्त यहाँ पे पॉइंट पे बात करते हैं, अगले पॉइंट पे कि सूर्य का तापमान। तो सूर्य के लिए जो आपका तापमान मापा जाता है कि किससे मापा जाता है, वो आपका उत्तापमापी, किस पे दोस्त, उत्तापमापी द्वारा मापा जाता है। जो आपका सूर्य का तापमान, इसको किससे मापा जाता है, विकिरण उत्तापमापी द्वारा, जो कि स्टीफन के नियम पर आधारित होता है। स्टीफन का नियम क्या होता है दोस्त, वो आपका होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, वो आपका होता है E = सिग्मा T पे पावर 4। ये आपका क्या है, उस किसका, स्टीफन का ला है। ठीक है, स्टीफन ला है, जिसमें आपका ई क्या है दोस्त, यहाँ पे एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड उत्सर्जित विकिरण है। अगर टी की बात करें, टी आपका ये आपका परम ताप है, और यहाँ पे जो सिग्मा है वो आपका क्या है, स्टीफन का नियतांक है। ठीक है, तो यहाँ पे आशा करते हैं सभी यहाँ पे आपके पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। एक एक पॉइंट को दोस्त आप अच्छी तरीके से रीड करिएगा। इसका दोस्त जो आपका करेक्ट आंसर था वो आपका ए था। जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे ए को आंसर बताया था उनका दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर था। चलते हैं दोस्त यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, निम्न में से किसका प्रतिरोध सबसे कम होता है। तो इसमें से दोस्त आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर को बताइए कि इसमें से किसका प्रतिरोध सबसे कम होता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्त, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर को बताइए। तो आशा करते हैं दोस्त आप सभी लोग आंसर को बिल्कुल ही करेक्ट बताए होंगे। इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ए है। अमीटर का प्रतिरोध जो है वो आपका सबसे कम होता है। किसका दोस्त, अमीटर का प्रतिरोध आपका जो है वो आपका सबसे कम होता है। अगर दोस्त यहाँ पे आदर्श अमीटर की बात करें तो आदर्श अमीटर का जो आपका रेजिस्टेंस होता है, जो आपका प्रतिरोध होता है, वो क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है दोस्त, शून्य होता है। अमीटर को दोस्त विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अगले दोस्त यहाँ पे पॉइंट पे बात करें, पॉइंट नंबर 1 पे, तो अमीटर को विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। कैसे दोस्त, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। दूसरे पॉइंट पे दोस्त यहाँ पे बात करते हैं, दूसरा पॉइंट वोल्ट मीटर से रिलेटेड। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ही ज़्यादा अधिक होता है। किसका दोस्त, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ही ज़्यादा अधिक होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें आदर्श वोल्ट मीटर की, तीसरे पॉइंट पे यहाँ पे बात करते हैं आदर्श वोल्ट मीटर। तो आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो आपका इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। किसका, ये आपका आदर्श वोल्ट मीटर है। दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं, अगले पॉइंट पे, तो अगला पॉइंट है आपका विभवमापी द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक बल EMF या किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच की दूरी को विभवांतर यथार्थता से मापा जा सकता है। अर्थात इसके कहने का तात्पर्य है, किसी भी सेल का अगर हमको EMF ज्ञात करना है या EMF की वैल्यू निकालना है तो वो हम किससे गणना करते हैं, विभवमापी यंत्र द्वारा। किसका दोस्त, विभवांतर की गणना के लिए हम विभवमापी यंत्र के लिए इसका यूज करते हैं। इसके कहने का तात्पर्य ये है। बात करते हैं दोस्त यहाँ पे अगले पॉइंट की ओर। चौथा पॉइंट है, विभवमापी अनंत प्रतिरोध के आदर्श वोल्ट मीटर के समतुल्य होता है। जो आपका विभवमापी होता है दोस्त वो आपका अनंत प्रतिरोध के आदर्श वोल्ट मीटर के समतुल्य होता है। चलते हैं दोस्त यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर। इसका दोस्त जो आपका करेक्ट आंसर था वो आपका ए था। जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे ए को आंसर बताया था उनका दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सा संबंध चार्ल्स के नियम को व्यक्त करता है। इसमें दोस्तों आपको 4 ऑप्शन है, जल्दी से ऑप्शन को देखिए और बताइए कि इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी है, V/T = कांस्टेंट। क्या है दोस्त, V/T = कांस्टेंट, जो कि आपका चार्ल्स का नियम है। इससे दोस्त ये मैंने यहाँ पे चार्ल्स का नियम बताया और इसमें आपको 2-3 नियम बताएंगे, जैसे आपका बॉयल का नियम, दाब का नियम, एवोगाद्रो का नियम। 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो कि एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं वो भी यहाँ पे बताएंगे। पहले बताएंगे दोस्त यहाँ पे चार्ल्स का नियम होता क्या है, फिर से आप देख लीजिए। इसका दोस्त जो आपका करेक्ट आंसर था वो आपका बी था, V/T = कांस्टेंट। अब बात करते हैं चार्ल्स के नियम। तो स्थिर दाब पर किसी गैस के एक निश्चित द्रव्यमान का आयतन V उसके परम ताप T के अनुक्रमानुपाती है, जिसे हम V/T क्या लिखते हैं दोस्त, V/T अर्थात V/T = कांस्टेंट। ये हमारा क्या है, चार्ल्स का नियम हो गया।
अब दोस्तों हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे। अगला जो पॉइंट मैंने आपको बताया क्या, दाब का नियम। ठीक है, यहाँ पे दाब का नियम बताएंगे आपको, प्रेशर लॉ क्या होता है। स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब P उसके परम ताप T के अनुक्रमानुपाती होता है, इसे हम प्रेशर का नियम कहते हैं, जो आपका होता है P/T। क्या होता है दोस्त, P/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या होता है दोस्त, यहाँ पे P/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, P/T इक्वल टू नियतांक। अब दोस्त यहाँ पे बात करते हैं अगले पॉइंट पे। तो दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, दूसरा पॉइंट है बॉयल लॉ। ठीक है, बॉयल का नियम। तो बॉयल का नियम क्या है दोस्त, यहाँ पे स्थिर ताप पर किसी गैस के एक निश्चित द्रव्यमान का आयतन V उसके दाब P के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम बॉयल का नियम कहते हैं। अर्थात यहाँ पे V प्रोपोर्शनल टू 1/P, या यहाँ पे कह सकते हैं PV इक्वल टू नियतांक। क्या कहते हैं दोस्त, यहाँ पे PV इक्वल टू नियतांक, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये क्या है, ये आपका बॉयल का नियम है। तो यहाँ पे अगले पॉइंट पे बात करते हैं, तीसरे पॉइंट की ओर। तो तीसरा पॉइंट है दोस्त, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अवगाद्रो का नियम। समान ताप व दाब पर किसी भी गैस का आयतन V उसके मोलों की संख्या N के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात यहाँ पे बात करें तो V प्रोपोर्शनल टू N और V इक्वल टू Kn। ये आपका क्या है, ये आपका एक अवगाद्रो का नियम है। किसका दोस्त, अवगाद्रो का नियम। तो जितने आपके नियम बताएं सभी नियम आप याद रखिएगा। इंट्रेंस एग्जाम में ऐसे आपको पूछ सकता है कि इससे नियम से संबंधित जो आपका व्यक्त करता है वो आप बताइए, या इसका नियम क्या है, या आपको डायरेक्ट बोल सकता है इसमें से बॉयल का नियम क्या है। उसमें आपको ऑप्शन दे देगा, जैसे इसमें दिया हुआ है। तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पे PV इक्वल टू नियतांक, जो कि हमारा बॉयल का नियम है। अगर दोस्त आपको बोल रहा है P/T इक्वल टू नियतांक, ये किसका नियम है, तो ये आपका किसका नियम है, ये आपका प्रेशर का नियम है। ठीक है, इसी तरह से दोस्त आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलते हैं दोस्त यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर। जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे बी को आंसर बताया था दोस्त, उनका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान से देखिएगा, द्रव्य का पृष्ठ तनाव। तो द्रव्य का पृष्ठ तनाव क्या होता है दोस्त, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और आंसर को बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी होगा, द्रव्य का पृष्ठ तनाव ताप के साथ क्या है, घटता है। और एक क्रांतिक ताप, जिसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, उस पर आपका जो पृष्ठ तनाव होता है वो क्या होता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे बी को आंसर बताया है उनका दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे आपका 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, पूरे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी तक दोस्त देखते हैं कि आप सभी लोगों में से कितने स्टूडेंट ने यहाँ पे 8 क्वेश्चन, हमारे 8 क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल ही सही किया है। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में जाइए और आपने कितने क्वेश्चन को किया है ये आप वहाँ पे हमें कमेंट करके बताइए, जिससे दोस्त आपका भी वहाँ पे हौसला बढ़ सके और आप एंट्रेंस एग्जाम में भी तैयारी के लिए दोस्त और भी मेहनत वहाँ पे करें। तो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ पॉइंट पहले बता दूं। तो पहले पॉइंट पे दोस्त यहाँ पे बात करते हैं, इसमें दोस्त बात करेंगे यहाँ पे पृष्ठ तनाव के बारे में। तो पृष्ठ तनाव के कारण जो पानी का सतह होता है, पानी के सतह पे आपने देखा होगा धूल आदि के कण रुके होते हैं। तो इसका जो कारण है, रीजन है, वो आपका क्या है, पृष्ठ तनाव है। दूसरे पॉइंट पे दोस्त यहाँ पे बात करते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी से बाहर निकलने पर सेविंग ब्रूस बाल आपस में चिपक जाते हैं। तो आपने देखा हुआ दोस्त कि सेविंग ब्रूस से अगर पानी से बाहर निकालेंगे तो जो उसके बाल होते हैं वो आपस में चिपके हुए हमें दिखाई देते हैं। तो उसका जो रीजन है, कारण है, वो आपका क्या है, पृष्ठ तनाव है। तीसरे पॉइंट पे दोस्त यहाँ पे बात करते हैं कि पानी की गिरती हुई बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण ही गोलाकार होती हैं। आपने देखा हुआ दोस्त बारिश के मौसमों में अगर आपका बारिश हो रही है तो किसी या आपने अगर आपने अभी देखना चाहते हैं तो उस पर क्या करिए दोस्त, थोड़ा सा ऑयली वहाँ पे ऑयल कर दीजिए और क्या करिए उस पर आप पानी का छिड़काव करिए। तो देखेंगे कि उसको आपका जो पानी की बूंदें हैं वो क्या होंगी, गोलाकार रूप धारण कर लेंगी। ठीक है, तो इसका जो कारण है वो आपका क्या है, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, अगले पॉइंट पे बात करते हैं, चौथे पॉइंट पे। तो चौथा पॉइंट है, पृष्ठ तनाव के कारण ही पतली सुई को पानी में तैराई जा सकती है। किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। तो यहाँ पे दोस्त आपका 10 कंप्लीट हो चुका है, 10 क्वेश्चन टोटल यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपने क्वेश्चन को बताइए कि 10 में से कितने क्वेश्चन को यहाँ पे सही किए हैं।
एक एक पॉइंट को आप यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ पाए हैं नहीं, ये भी हमें क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइएगा। और किसी के मन में कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अभी जाइए और कमेंट करके हमसे पूछिए कि आपको किस प्रकार का कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, आशा करते हैं दोस्त वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्त वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में आप शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि दोस्त अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास पहुंच सके और उनके भी इस क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।